हेलो, दिस इज़ मी डॉक्टर दीपा रावत और आज हम एक टाइप का आंसर राइटिंग एक सेशन रखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आंसर राइटिंग को कैसे करना है। आप जो सब कुछ पढ़ाते हो वो समझ में तो आता है, बट अगर इसको क्वेश्चन पेपर अगर आता है, क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो तब कैसे हमको लिखा जाए या तब कैसे किन किन पॉइंट्स को हमको लिखना चाहिए। क्योंकि कुछ बार क्या होता है कि हमें पता होता है क्वेश्चन में लिखना क्या है, पर उसको फॉर्म किस तरह से करना है सो दैट यू कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम मार्क्स। तो आज मैं एक बहुत बेसिक सा टॉपिक लेती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट डिजीजेस। ठीक, एज वी नो दैट डॉक्टर हैनेमन ने डिजीज़ेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, सो डिजीज़ेस जो हैं हमारी वो फर्स्ट है डायनामिक, ठीक है, फिर सेकेंड है हमारी सर्जिकल डिजीज़ेस। दोनों कैटेगरीज़ को ही डॉक्टर हैनेमन ने जो है वो इम्पोर्टेंस दिया है। इसमें डायनेमिक डिजीज़ में फिर हमारी एक्यूट डिजीज़ेस आ जाती हैं और क्रॉनिक आ जाती हैं। ठीक है, एक्यूट में जो क्रॉनिक जो है वो डॉक्टर हैनेमन ने 74 to 82 अफोरिज्म में बात करी हुई है, एक्यूट का 72 एंड 73 में बात करी हुई है। ठीक है, ये तो मोटा मोटा हो गया। अब क्रॉनिक डिजीज़ में फिर हमारे कई सारे और डिजीज़ आते हैं, जैसे ट्रू क्रॉनिक डिजीज़ आती हैं, फिर इसमें आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ आती हैं। ठीक है, जो हमें किसी ड्रग वगैरह से आती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल। फिर स्यूडो होती हैं जो रियल में क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं होती हैं, या जिनको हमने स्यूडो क्रॉनिक या फिर इन अप्रोप्रिएटली नेम क्रॉनिक डिजीज़, जिसका 77 अफोरिज्म में बात करा है, आर्टिफिशियल का 74 में करा है एंड ट्रू नेचुरल डिजीज़ का 78 में करा है। ठीक है, तो अभी हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हैनेमन ने जितना भी डिजीज़ के बारे में बताया है वो इस स्लाइड के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फिर एक्यूट डिजीज़ आती हैं हमारी, जिसमें इंडिविजुअल, के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इंडिविजुअल डिजीज़। फिर आती है हमारी स्पोरैडिक डिजीज़, ठीक है, फिर आती है हमारी एपिडेमिक डिजीज़। ठीक, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट क्लासिफिकेशन है। इस स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि डॉक्टर हैनेमन ने डिजीज़ के बारे में क्या कहा है। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट डिजीज़ेस, तो आप शुरू कहाँ से करोगे? तो सबसे पहले आप डॉक्टर हैनेमन ने क्या डिजीज़ के बारे में बताया, ये एक चार्ट भी बना दोगे ना, तो भी जो है एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और आपको सिर्फ एक्यूट डिजीज़ नहीं, हैनेमन ने जो और डिजीज़ बताई हैं उनके बारे में भी आपको पता है। तो ये चार्ट आप उसमें बना सकते हो फर्स्ट स्लाइड से। फिर एक्यूट डिजीज़ और अफोरिज्म ज़रूर मेंशन करना, जितना अफोरिज्म आप मेंशन करोगे दैट मीन्स आपको आती हैं चीज़ें, आपने पढ़ी हैं, आप हवा में तीर नहीं चला रहे हो। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज़ेस, चलो फिर हम बात करते हैं। अब ये सब आपने लिख दिया, उसके बाद आप शीट में जो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी क्वेश्चन आता है ना, उसको शुरू जब आप करो ना, तो सबसे पहले आप देखो कि उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। तो इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद जो है हम उसके बारे में हम क्या जानते हैं वो बताओ, और वो सोर्स हमको कहाँ से पता चला है, जितना भी हम उस आंसर में लिख रहे हैं वो सोर्स क्या है उसका। तो अब मैं ये सारा को जो सारा एक्यूट डिजीज़ के बारे में पढ़ाऊँगी, ये मैंने ऑर्गेनिन से पढ़ा है और कौन कौन सा अफोरिज्म से पढ़ा है। सोर्स मतलब ऑर्गेनिन से ही पढ़ा होगा आपने या फिर किसी फिलोसफी से पढ़ा होगा, तो कहाँ से पढ़ा है ये आप बताओ, अफोरिज्म मेंशन करो। ठीक है, तो वो ज़्यादा एग्जामिनर का जो ध्यान है वो आपके क्वेश्चन की तरफ जाता है। तो एक्यूट डिजीज़ एक्चुअली है क्या, तो अब मैं पॉइंट में समझाती हूँ, आप इसको लाइन से जो है लिख लेना। एक्यूट डिजीज़ेस ये सडन ऑनसेट की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पॉइंट ये, फिर आप इसको पैराग्राफ में लिख लेना। ठीक है, ये होती है मोर और लेस फिक्स्ड कोर्स होता है इनका, जैसे वायरल फीवर हो गया आपको, या आपको यूटीआई हुआ है, या फिर आपको अपेंडिसाइटिस हुआ है, या फिर आपको कॉलेसिस्टाइटिस हुआ है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ है और उसका कोर्स जो है ना मोर और लेस जो है फिक्स ही रहता है। ठीक है, फिक्स्ड कोर्स रहता है, ड्यूरेशन भी फिक्स रहती है। ठीक है, ड्यूरेशन और कोर्स दोनों ही फिक्स रहता है। उसके बाद अब इसका एंड कैसे होता है, एंड किस तरीके से होता है इसका, या तो रिकवरी होएगी या फिर डेथ हो जाएगी पेशेंट की। ठीक है, विद और विदाउट ट्रीटमेंट। रिकवरी ऐसा भी हो सकता है कि रिकवरी हो जाए बिना ट्रीटमेंट के, ऐसा भी हो जाए, हो सकता है कि डेथ भी हो सकती है पेशेंट की बिना ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट की रिकवरी भी हो सकती है, ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट दोगे तो रिकवरी हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो डेथ ही हो जाएगी। कई बार बिना ट्रीटमेंट के भी कुछ जो है वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ हैं जो खुद ठीक हो जाती हैं, खुद ही चली जाती हैं, जैसे वायरल पेरोटिडाइटिस। ठीक है, वायरल पेरोटिडाइटिस ये खुद ठीक होने वाली कंप्लेन है। वायरल फीवर, वायरल जो इन्फेक्शंस हैं अक्सर ये सेल्फ लिमिटिंग ही होते हैं और ठीक हो जाते हैं खुद। ठीक है, तो और ट्रीटमेंट के बाद डेथ तो फिर बहुत सारे केसेस में हो सकती है, जैसे डेंगू मलेरिया में हमने देखा है पेशेंट एडमिट होता है फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। अब एक्यूट डिजीज़ में होता क्या है कि वाइटल फोर्स में ना कुछ
चेंज आता है वो सुपरफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू द क्रॉनिक डिजीज़। अब यहाँ पे वाइटल फोर्स का क्या रोल है? वाइटल फोर्स इसमें डीरेंज्ड होती है बट सुपरफिशियली एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, इतना ही हमको इसमें देखना है। ठीक है, अब एक चीज़ है, अगर आप इसमें बीच में कुछ कोट्स वगैरह किसी स्टाइल वर्ड से डालते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो डॉक्टर एच ए रॉबर्टसन ने कहा है कि इन एक्यूट मैनिफेस्टेशंस द वाइटल फंक्शंस आर ऑफन रिस्टोर्ड। ठीक है, एच ए रॉबर्टसन ने क्या कहा है? एच ए रॉबर्टसन ने कहा है इन एक्यूट मैनिफेस्टेशन ऑफ वाइटल फोर्स functions are often restored to complete harmony by and through their own powers। ठीक है, through their own powers। उन्होंने कहा है कि एक्यूट डिजीज़ में अक्सर क्या होता है, वाइटल फोर्स जो फंक्शंस होते हैं वो अक्सर खुद ही हार्मनी में वापस आ जाते हैं। ठीक है, उनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इतना आपने कर लिया। अब कुछ नहीं करना आपको, उसके बाद आपने ये देखना है कि टाइप्स ऑफ एक्यूट डिजीज़ कितनी होती हैं। ठीक है, ये तो हमने कोट लिख दिया, फिर टाइप्स पे आ जाओ सीधा। एक अगर कोट आता है आपको तो लिख दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। सिर्फ एक्यूट डिजीज़ का एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे बताया है कि क्या क्या होता है एंड कैसे हो सकता है, थोड़ा एग्जांपल दे दो एक्यूट डिजीज़ के। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप्स आते हैं, हमको पता ही है 3 टाइप्स हैं हमारे। सबसे पहले इंडिविजुअल है, और ये जितना हो सके ना फ्लो चार्ट से बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पोरैडिक है, एपिडेमिक है। अब इसका थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 10 मार्क्स से आप 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आना मुश्किल है थोड़ा। तो ये आपने फ्लो चार्ट सा बना दिया। अब इंडिविजुअल डिजीज़ के बारे में कहाँ कौन सा फॉरिज्म है वो हमें पता चल गया। सारे डिजीज़ के बारे में किसके कहाँ पे बता रखा है ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से फिर आप बताना स्टार्ट करोगे। इंडिविजुअल डिजीज़ क्या हैं? जो एक ही बंदे को होते हैं। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन अफेक्टेड। ठीक है, जहाँ पर जो डिसीज़ है वो इंडिविजुअली अफेक्ट करती है, यानी कि द डिजीज़ जो है अफेक्ट इंडिविजुअल। अब किस इसका कारण क्या हो सकता है? ड्यू टू एक्साइटिंग मेंटल और फिजिकल कॉज। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप क्या क्या देख सकते, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल यानी कि किसी बंदे को ओवर हीटिंग की वजह से, वो कॉज क्या क्या हो सकता है? ओवर हीटिंग हो सकता है, मेंटल और इमोशनल मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको हुआ हो। कोई एक्साइटिंग कॉज हो सकता है जिसकी वजह से हुआ हो। इनटेक ऑफ एक्सेसिव या स्पॉइल्ड फूड। ठीक है, ये कुछ कॉजेस। अब यहाँ पे क्या क्या है? एक तो इंडिविजुअल डिजीज़ क्या है जो इंडिविजुअली इफेक्ट करे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पर ठीक है, डिफरेंट पीपल अफेक्ट होते हैं, आर गेटिंग अफेक्टेड एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, विथ सेम और डिफरेंट सिम्टम्स। ठीक है, एक ही डिजीज़ के अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं एंड एट सेम और डिफरेंट टाइम। किसी भी टाइम में, किसी को मार्च में हो रहा है तो किसी को अक्टूबर में हो सकता है, किसी को जनवरी में हो रहा है तो किसी को मई में हो सकता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग टाइम पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो है आपका एक्यूट डिजीज़। ठीक है, और इसको ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए ये भी डॉक्टर हैनेमन ने बताया है।
तो ये एक्चुअली है क्या? दिस इज़ नथिंग बट द ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा. दिस इज़ ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा. ये ऐड ज़रूर करना है इसमें. दिस कैन बी ट्रीटेड होम्योपैथिकली on the basis of acute totality. ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड आता है हमारा स्पोरेडिक. इसमें क्या है? ये भी दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज़. जो कैसे अटैक करता है? कुछ लोगों को अटैक करता है एट द सेम टाइम हेयर एंड देयर. ठीक है, टाइप ऑफ एक्यूट डिसीज़ अफेक्ट्स several persons at same time. वहाँ पे क्या था? डिफरेंट टाइम भी हो सकता है, सेम टाइम भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे टाइम सेम है, बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है. वहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ एक ही इंसान को इफेक्ट कर रहा था. सेम टाइम कुछ यहाँ हेयर एंड देयर. इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? वहाँ पे कॉजेज़ हमारे कुछ भी हो सकते थे. हमारा एक्सेस ऑफ फूड हो सकता था, इनसफिशिएंसी ऑफ फूड हो सकता था, स्पॉइल्ड फूड हो सकता था, मेंटल इमोशनल फैक्टर्स हो सकते थे कहीं पे. अब यहाँ पर कॉज क्या है? कॉज इसके हैं मेटियोरिक, टेलोरिक, ये सब का सब ऑर्गेनन में ही लिखा है. हाँ, एंड इंजूरियस एजेंट्स, ये इसके कॉज हो सकते हैं. ठीक है, कॉज करके आप ये सारा आगे लिख देना. दिस इज़ also latent this is also explosion of latent sora. ठीक है, सारे क्यू डिजीजेस तो एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा ही होता है. क्योंकि सोरा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रहता ही है. जब वो उसका एक्सप्लोजन होता है, जब वो बाहर निकल के आता है, तो हमें क्यू डिजीजेस होती हैं. ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ओनली, है ना. पूरा पर्सन की टोटलिटी निकालेंगे, फिर हम उसको ट्रीट करेंगे. फिर लास्ट में हमारे आती हैं एपिडेमिक डिसीजेस. अब एपिडेमिक डिसीजेस क्या होता है? एपी मीन्स अपॉन, डेमोस मीन्स पीपल. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, है ना. क्या है ये? ग्रीक वर्ड है. इसको ऐड कर देना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ग्रीक वर्ड है. अब ये किस टाइप का एक्यूट डिजीज़ है? इट अफेक्ट्स, ये पूरे सेंटेंस में लिखना है, मैं तो ऐसे लिख के बता रही हूँ आपको. अफेक्ट्स मैनी पीपल या मैनी पर्सनस विथ सिमिलर. वहाँ पे क्या था? अलग अलग भी हो सकता है. विद सिमिलर सफरिंग्स. ठीक है, कोविड जैसा हुआ था ना, सिमिलर सफरिंग, सबको सिमिलर आ रहा था. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिम्टम्स में या इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स में चेंज था, अदरवाइज सिमिलर सफरिंग था. और कॉज सेम है, फ्रॉम सेम कॉज. ठीक है, कोविड-19 का वायरस था, उसी की वजह से फैल रहा था. अब मोस्टली ये क्या होता है? इन्फेक्शियस होते हैं, क्योंकि जो एपिडेमिक डिजीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी थिकली पॉपुलेटेड एरिया में फैल जाती हैं. इसीलिए हनीमैन कंसिडर्ड इट, डॉक्टर हनीमैन ने क्या बोला कि दीज डिजीज आर इन्फेक्शियस बिकॉज दे स्प्रेड वेरी क्विकली, है ना. जैसे कोविड-19 कितना जल्दी फैल गया था. They spread very quickly in thickly dense population. Thickly populated area, है ना. होता है every epidemic is actually peculiar ही होता है. इसीलिए क्योंकि वो हर बार एक अलग तरीके से प्रेजेंट होता है. ठीक है, थ्रू जैसे फर्स्ट वेव के सिम्टम्स कुछ और थे, सेकंड वेव के सिम्टम्स जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स थे वो कुछ और थे, थर्ड वेव के प्रोमिनेंट सिम्टम्स कुछ और थे. क्योंकि उनका ओरिजिन जो है वो बहुत ज़्यादा, उनका ओरिजिन क्यों है ऐसा? क्योंकि ओरिजिन जो है वो ओरिजिन इज़ व्हाट वी कॉल इट आइडेंटिकल, है ना. यहाँ पे डॉक्टर हनीमैन ने क्या क्या कॉजेज़ बताए हैं इसके, जो हमारे अफोरिज्म्स में लिखे हुए हैं. कैन बी कैलेमिटीज़, कोई कैलेमिटी ही हो गई है, कैलेमिटीज़ ऑफ वॉर, वहाँ पे इन्फेक्शंस फैल जाते हैं ना जल्दी. और फ्लड्स या अर्थक्वेक वगैरह आ गए, फ्लड्स हो गए, इंडेंटेशंस जो है, फेमाइंस हो गए, ये सारे का सारा जो हमें दिया हुआ है ना वो.
तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, जैसे पुराने टाइम पे स्मॉल पॉक्स होता था, ठीक है। और कौन सा होता है, अभी कोविड-19 तो हमारा आया ही है, इसको पेंडेमिक ही बना दिया था। एक पर्टिकुलर एरिया में होता है और थिकली डेंस्ड पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है। इंडिविजुअल क्या होता है, हर एक इलाके में कहीं कहीं इंडिविजुअल पेशेंट को या इंडिविजुअल पर्सन को इफेक्ट करता है। स्पोरेडिक में हेयर एंड देयर इफेक्ट करता है एट द सेम टाइम। एपिडेमिक में भी सेम टाइम पे इफेक्ट करता है, बट बहुत लार्ज पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। सिर्फ इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कितने लोगों को इफेक्ट करता है, उसके हिसाब से ही इनको नाम दिया गया है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल कंसिडर्ड इन एक्यूट डिजीज़, और इसमें हमें 73 एफोरिज्म याद रखना है, उसके बारे में बात करी गई है। बस ये नहीं भूलना है, बाकी सबकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। और ये आपका एटलीस्ट 10 मार्क का क्वेश्चन मैंने बना दिया है, और अगर 5 मार्क का हो तो सिर्फ पॉइंटर्स आप लिख सकते हो, 10 मार्क्स का तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहिए। थोड़ा उसका पहले जस्ट बता दो कि आप क्वेश्चन में आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि कई बार जो टीचर है ना, जो आपका एग्जामिनर है, वो पूरा चेक नहीं करने वाला आपका क्वेश्चन, लेकिन आपने फर्स्ट पेज पे अगर बता दिया कि मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, इस जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, उसका आगे फॉरवर्ड होता है ना, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, तो बुक में क्या है वो हमें पता चल जाता है। अब किसी को डीपली स्टडी करना होगा तो वो आगे की बुक पढ़ेगा, नहीं तो मतलब तो वो आगे क्वेश्चन पढ़ेगा, अदरवाइज आपके इंट्रोडक्शन से ही समझ जाएगा कि आपको आता है या आपको पता है या आपने क्या लिखा होगा उसके बारे में, ठीक है। तो अब इसी अगर मैं फर्स्ट देखो इसी पे ही रह जाऊँ, टाइप्स ऑफ एक्यूट डिजीज, इसी पे ही अगर मैं रह जाऊँ और यहाँ पे ही मैं बोल दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ कि क्या हो सकता है ना। इंडिविजुअल डिजीज़ अफेक्ट्स 1 पर्सन, ठीक है। और ये कहाँ पे बात करी है, एफोरिज्म 73। स्पोरेडिक डिजीज़ अफेक्ट्स सम पर्सन्स, ये अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। तो इतना ही तो है बस क्वेश्चन में, वो तो आपने पूरा उसको सिर्फ डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, ऐसे इतना ही है, ठीक है। ये हेयर एंड देयर है, ठीक है, इधर उधर करता है। लार्ज पॉपुलेशन एट 1 प्लेस, ठीक है, ये भी हेयर एंड देयर हो सकता है। 1 पर्सन एट 1 प्लेस और अदर पर्सन एट द अदर प्लेस, बहुत दूर दूर है। तो इतना भी आप कर लोगे तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को, आगे आपने अच्छा ही लिखा है, कुछ आपने पूरा इसको एक्सप्लेन करा है, बस वो इतने में ही आपको काफ़ी हद तक मार्क्स दे देगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और अगले फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बताना, नहीं तो मैं अपने पास से कोई क्वेश्चन लूँगी और उसको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल।